Hi guys, this is Amardeep Srivastav and this is the continuation of lecture series on environment and ecology on GATE UPSC Simplified. And in this lecture, I will explain you all about the Ramsar Convention and the wetlands. We will know about the wetlands and Ramsar Convention. इस वीडियो में हम लोग रामसर कन्वेंशन के बारे में जानेंगे और वेटलैंड्स के बारे में जानेंगे। रामसर कन्वेंशन होता क्या है और वेटलैंड से ये कैसे रिलेटेड है ये समझते हैं हम लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है for the ecology and environment point of view, like for exams like UPSC, engineering services, or as well as for civil services or any exam in which environment and ecology are the part. So ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है क्योंकि रिपीटेडली आप देख सकते हो कि इससे एमसीक्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो हर एग्जाम में जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी इसका पार्ट होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, दिस इज द टॉपिक। व्हाट आर वेटलैंड्स, रामसर कन्वेंशन होता क्या है, वेटलैंड्स क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, पहले हम लोग वेटलैंड समझते हैं। ठीक है, तो वेटलैंड्स क्या होता है। वेटलैंड्स एक सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझेंगे तो ये सीधा सा हम लोग कह सकते हैं कि वो पार्ट जो थोड़ा सा मार्शी हो, दलदली एरिया हो, जहां पे लैंड एंड वाटर का एज हो, आप कह सकते हो ये चीज। ठीक है, लेकिन एक रामसर कन्वेंशन एक कन्वेंशन है, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि रामसर कन्वेंशन होता क्या है। उसके अकॉर्डिंग वेटलैंड्स को अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। उस डेफिनेशन को हम लोग पहले समझते हैं। एज पर द रामसर कन्वेंशन, वेटलैंड्स आर एरियाज ऑफ मार्शी लैंड, पीट लैंड और वाटर, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो समझते हैं इस चीज को कि वेटलैंड्स क्या होगा। कोई भी एक ऐसा एरिया जो दलदली एरिया हो, ठीक है, पीटलैंड हो सकता है, और ऐसा लैंड जहां पे वाटर का एज हो। ठीक है, ये नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। सो इस बात को सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि वेटलैंड्स जो मेरा होता है वो नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पोररी भी हो सकता है। ठीक है, ये सबसे पहले दो पॉइंट को आपको याद रखना होगा कि वेटलैंड्स जो होगा वो नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। सेकेंड चीज व्हाट आई हैव मेंशन हियर इज दैट इट कैन बी परमानेंट एंड इट कैन ऑल्सो बी टेम्पोररी। ठीक है, तो दो चीजें आपको यहाँ पे पता चल गई कि ये नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, एज वेल एज टेम्पोररी भी हो सकता है। थर्ड कंडीशन इज दैट वाटर स्टैटिक भी हो सकता है और फ्लोइंग भी हो सकता है। ठीक है, वाटर फ्रेश भी हो सकता है, ब्रैकिश भी हो सकता है, और सॉल्टी वाटर भी हो सकता है। मतलब जहां पे मार्शी लैंड और जहां पे वेटलैंड्स होगा, वो वाटर आपको क्या हो सकता है, रुका हुआ भी हो सकता है, बहता हुआ भी हो सकता है, दैट इज स्टैटिक एज वेल एज फ्लोइंग, फ्रेश भी हो सकता है, ब्रैकिश भी हो सकता है, और सॉल्टी वाटर भी हो सकता है। आप समझ सकते हो कि these areas can also include areas of marine water and depth of which at low tide does not exceed 6 मीटर। तो एक कंडीशन है कि मराइन वाटर का भी कंडीशन हो सकता है, लेकिन वहां पे क्या होना चाहिए, वहां पे कंडीशन ये है कि जो टाइड्स आते हैं वहां पे टाइड्स का हाइट जो होता है 6 मीटर से हाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप कंसिडर कर सकते हो कि वेटलैंड्स जो होगा उसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है। मरीन्स भी हो सकता है, मरीन्स, कोस्टल एरियाज, एस्च्यूरीज। एस्च्यूरीज मतलब होता है द लैंड विच इज covered which has been bounded by water by three sides। लेक्स हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, मार्श हो सकता है, पिटलैंड हो सकता है, ग्राउंड वाटर एंड ह्यूमन मेड वेटलैंड्स हो सकता है। ह्यूमन मेड वेटलैंड्स का एग्जांपल हम दे सकते हैं आपको राइस एंड पैडीज, जो हम लोग वो करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं, राइस एंड पैडीज। ओके, श्रिम्प हो सकता है, पॉन्ड्स हो सकता है, रिजर्वायर्स हो सकता है। ठीक है, दीज आर द वेटलैंड्स, इसको हम लोग वेटलैंड्स कंसिडर कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया वेटलैंड्स दो तरीके का हो सकता है, एक तो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, एक नेचुरल भी हो सकता है, एक परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पोररी भी हो सकता है। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी मेराइन और ऑल्सो कैन बी फॉर्म फ्रॉम कोस्टल एरियाज। बट कोस्टल एरियाज का एक कंडीशन ये है कि वहां पे अगर टाइड्स आता है तो वो 6 मीटर हाइट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब और अच्छे से समझते हैं। वेटलैंड्स इंक्लूड्स मैंग्रोव्स एंड मार्शेस। पहले समझते हैं वेटलैंड्स। हम लोग समझ गए इसकी कंडीशंस डिफरेंट डिफरेंट, बट और इसको जानने की कोशिश करते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स जो फॉरेस्ट होते हैं, मैंग्रोव्स फॉरेस्ट क्या होते हैं जिनकी रूट्स आउटसाइड होती है। और सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है, वेटलैंड्स हो सकते हैं, पीटलैंड हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं,
लेक के कारण भी फॉर्मेशन हो सकता है वेटलैंड्स का, and even for different water bodies like deltas can also create wetlands. Okay, floodplains can also create the wetlands. Floodplains, swamps can also create the wetlands. Swamps in forest area, मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो फॉरेस्ट एरियाज है, बहुत सारा रेन हुआ यहाँ पे, और बहुत सारा रेन के कारण जो पानी वहां इकट्ठा रह गया और वहां पे सनलाइट फॉल नहीं हुआ, जैसे मान लो बहुत डेंस फॉरेस्ट है, वहां पे सनलाइट फॉल किया, सनलाइट फॉल कम किया और पानी वहां जमा रह गया, तो वहां पे एक स्वैम्पी एरिया क्रिएट हो जाता है, लाइक ऑफ मार्सी लैंड, उसको वो भी एक तरीके का वेटलैंड्स है। ठीक है, कुछ वेटलैंड्स को हम लोग खुद भी क्रिएट करते हैं, जैसे पैडी हो गया, पैडी फील्ड्स, और और भी बहुत सारे तरीका है। ठीक है, अब ये समझते हैं कि वेटलैंड्स जो होता है वो हमारे हमारे लिए क्रूशियल क्यों है, व्हाई इट इज क्रूशियल फॉर हेल्दी प्लेनेट। ये समझते हैं कि आखिर इतना इंपॉर्टेंस और इसके लिए एक अलग से कन्वेंशन क्रिएट करना, इसके लिए इतना ख्याल रखने की जरूरत क्या है, इसका मतलब समझते हैं, व्हाई इट इज क्रूशियल फॉर हेल्दी प्लेनेट। ओके, समझते हैं। तो पहले ये समझेंगे कि द हेल्थ ऑफ पीपल ऑन आवर प्लेनेट डिपेंड्स ऑन हेल्दी वेटलैंड्स, कैसे डिपेंड करता है ये बताते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये होगा कि 40% ऑफ द वर्ल्ड स्पीसीज लिव ऑन और ब्रीड इन वेटलैंड्स। वेटलैंड्स का जो एरिया होता है, कॉमन एरिया, वहां पे अर्थ का नियरली 40% स्पेसीज जो होता है वो ब्रीड करता है और खुद को सस्टेन करके उसको बायोलॉजिकल, केमिकल एज वेल एज द फिजिकल कंडीशन वैसा मिलता है उस एरिया में, वेटलैंड्स के एरिया में। तो देयर आर सम कंडीशंस, दैट इज बायोलॉजिकल कंडीशंस, फिजिकल कंडीशंस, chemical conditions that they get, which help them to survive more. So wetlands contains 40% of the world's species that they help each others to breed on wetlands। तो आप समझ सकते हो 40% अगर कहीं किसी भी स्पीसीज का ब्रीड अगर कर रहा है उस वेटलैंड्स के एरिया में, तो उसकी इंपॉर्टेंस कितनी होगी। ठीक है, second point why wetlands are crucial for a healthy planet is that wetlands are nurseries of life. 40% of animal breed in wetlands. This point we already know. Wetlands are kidneys of earth. The second point is that wetlands are kidneys on earth. Wetlands are kidneys of earth. अब देख समझते हैं कि वेटलैंड्स और किडनीज कहने का क्या मतलब हुआ, कि ये वेटलैंड्स क्या करेंगे, दे क्लीन द एनवायरमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स, दे क्लीन द एनवायरमेंट, ठीक है। Wetlands matter for climate change. They store 30% of land based carbon. एक तरीके से आप समझ सकते हो कार्बन डंपर, डंप, नेचुरल कार्बन सिंक। तो वेटलैंड जो होता है वो नियरली 30% ऑफ नेचुरल कार्बन को अपने आप अंदर डंप करता है। तो यू कैन से दैट वेटलैंड्स आर नेचुरल कार्बन सिंक। And also wetlands minimizes the disaster risk, they absorb the storm surges। ठीक है, इतना सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वेटलैंड्स का इंपॉर्टेंस यही है, आगे समझते हैं। वेटलैंड्स को जान गए, वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस को जान गए, अब हम लोग समझते हैं रामसर कन्वेंशन क्या था और इसमें क्या क्या हुआ, आखिर ये क्यों इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है हमारे मॉडर्न वर्ल्ड के लिए। रामसर कन्वेंशन, ठीक है, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। ठीक है, तो पहले ही समझते हैं कि रामसर कन्वेंशन वाज साइंड ऑन 1971। ओके, रामसर क्या है, रामसर इज एन ईरानियन सिटी। इन एन ईरानियन सिटी ऑफ रामसर। इसमें हुआ क्या था, the negotiation for the convention started in 1960s by the different countries and NGO for the protection of wetland habitats of migratory water birds। First thing, for wetland conservation or wetland protection, they have kept in mind because of the protection of migratory
बर्ड्स। आप अभी भी अगर, मैं एग्जांपल देता हूं, आप अभी भी अगर उड़ीसा जाते हो और वहां पे चिलिका लेक के पास जाते हो तो आपको कम से कम थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स दिखेंगे। तो चिलिका लेक भी एग्जांपल है इस टाइप के वेटलैंड्स का। तो वहां पे क्या होता है, इतने सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, वो क्यों आते हैं वहां पे उस एरिया पे, इसलिए आते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि ये जो कंडीशंस है, ये जो बायोलॉजिकल इकोलॉजिकल कंडीशंस है, वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल है। तो इस कंडीशन में वो वहां पे माइग्रेट करके दूर दूर से आते हैं। तो आप समझ सकते हो कि एक वेटलैंड्स का क्या इंपॉर्टेंस होगा और बहुत सारी कंट्रीज में क्यों इंटरेस्टेड है। ठीक है, ठीक है। नाउ इन इंडिया, हम लोग इंडिया के बारे में जानते हैं कि रामसर कन्वेंशन कब फोर्स में आया, कब इंप्लीमेंट हुआ। इन इंडिया इट केम इनटू फोर्स इन 1975। We don't need to mug up so many data, but we need to understand the meaning and actual point of Ramsar Convention and why it is related to wetlands and how wetlands are strategically, economically, as well as environment conditions are necessary for Ramsar and wetlands. Okay, now in India it came into force in 1975. Understanding this point now, in recent news, that is the current news, 2nd of Feb, if you have read the newspaper Indian Express or the Hindu, you have read about the 2nd of Feb is known as convention of wetlands. Why this day is memorable is that on 2nd of Feb every year, the day also marks the anniversary of signing of the Convention on Wetlands of International Importance, that is Ramsar Convention. Okay, Ramsar, where in Iran on 2nd of Feb 1971. What are the theme of this? Theme was wetland water. So this is the news which can you can remember for current affair purpose. Okay. Now, few points more about Ramsar Convention, that it is an international treaty. It is an international treaty for what? For conservation and wise use of wetlands. यूज तो करना ही है बट उसको प्रोटेक्ट करना है, कैसे करना है वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, Ramsar, it is a name. It is named after the Iranian city of Ramsar. We already read about this on the Caspian Sea, where the treaty was signed on 2nd of Feb 1971, officially known as the Convention on Wetlands of International Importance, especially as waterfowl habitat or mainly recently for the migratory birds conservation. तो सबसे बड़ा फैक्टर ये था वेटलैंड्स को कंजर्व करने का, क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए वो बहुत ज्यादा इनहेबिटेड था। तो उसको अगर हमको सेव करना है तो हमें वेटलैंड्स को प्रिवेंट करना होगा, बचाना होगा। किस चीज से बचाना होगा? ड्राई आउट होने से। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसके कारण क्या होगा? वेटलैंड्स बहुत सारा इफेक्टिव हो सकता है। और आप अभी पहले ही पढ़ चुके हो कि वेटलैंड्स जो होता है वो किडनी की तरह काम करता है, वो पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करता है, शॉक स्टॉर्म और किसी भी शॉक को एब्जॉर्ब करता है, और फिर एक नेचुरल कार्बन सिंक होता है। तो बहुत सारा फैक्टर है, उसको हमको कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, नाउ एक टर्म आता है, ये रामसर कन्वेंशन हो गया। अब एक टर्म आता है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। रिकॉर्ड ये समझते हैं क्या होता है। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड अंडर द कन्वेंशन इज अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स। ये एक तरीके का आपको एक रजिस्टर है, किस चीज का? वेटलैंड साइट्स का। दैट इज लिस्ट ऑफ wetlands of international importance। where changes in ecological character have occurred or are occurring or are likely to be occurred, that is
अगर मान लो कहीं पे वेटलैंड्स है और वो देखा जा रहा है कि वो वेटलैंड्स धीरे धीरे ड्राई आउट हो रहा है, ड्राई आउट, या फिर देखा जा रहा है कि उसके इकोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है, वो छोटा होते जा रहा है धीरे धीरे। जैसे मान लो पहले कोई वेटलैंड्स है वो 10 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ था, मान लो 5 to 7 ईयर बाद में अगर वो 3 किलोमीटर एरिया में वो फैल जाए, वो श्रिंक होके आ जाए, तो ये जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है वो उसको कंसीडर करेगा कि ये वेटलैंड साइट में कंसीडर होना चाहिए, इसकी प्रोटेक्शन के लिए काम करना पड़ेगा हमें। क्यों काम करना पड़ेगा? क्योंकि ये श्रिंक कर रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस ह्यूमन फैक्टर्स, पॉल्यूशन के लिए और बहुत सारे ह्यूमन इंटरफेरेंस के लिए ये श्रिंक कर रहा है। तो हमको इसको एज ए रामसर लिस्ट में डालना पड़ेगा, और वो रामसर लिस्ट में डालेंगे जिस रजिस्टर्ड में, उसको हम लोग मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड was established by recommendation of the conference of contracting parties. Okay, तो कुछ नहीं था, 1990s में एक सीओपी हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वेटलैंड्स के बारे में हम लोग वरीड हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बट हम लोग को एक कुछ पैरामीटर्स डिसाइड करना होगा जो डिसाइड करेगा कि रामसर जो कन्वेंशन हुआ उसमें जो वेटलैंड्स आएंगे उनका रिकॉर्ड रखने के लिए एक रजिस्टर मेंटेन किया गया, उसको हम लोग मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहते हैं। बस कुछ नहीं है, एक डाटा हैंडलर है और कुछ नहीं है। हाँ, बट अगर जो डाटा इस मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर आ जाए उसको हम लोग रामसर कन्वेंशन के अंदर प्रोटेक्शन मिलेंगे उस वेटलैंड्स को। ठीक है, क्लियर है? नाउ अब हम लोग वेटलैंड्स इन इंडिया के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहले से पता है इंडिया बहुत ही रिच है वेटलैंड्स के मामले में। तो इंडिया हैज रिच वेटलैंड्स फेमस फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी। अभी हम लोग देखें रिसेंट में, तो देर आर 42 रामसर कन्वेंशन, रामसर साइट्स इन इंडिया। अब रामसर साइट्स कहने का मतलब क्या हुआ कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में इसको कंसीडर किया गया है। ठीक है, दीज आर ऑफ ग्लोबल सिग्निफिकेंस एंड आर इंक्लूडेड इन रामसर लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स। तो आप समझ सकते हो इसको तभी कंसीडर किया गया है जब इनको इंक्लूड किया गया है रामसर लिस्ट में। और इंडिया बहुत ही रिच है बायोडाइवर्सिटी में एज कंसिडर टू, फॉर इफ यू कंसिडर द वेटलैंड्स पैरामीटर्स, तो आप समझ सकते हो इसको। नाउ अब ये मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट से ये लिस्ट उठाया है। देखो, हालांकि ये पूरे 42 तो याद कर नहीं सकते, बट फिर भी हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं। जैसे सांबर लेक याद रख सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, इट्स इन राजस्थान। और कब इंक्लूड किया गया, इसकी एरिया कितना है, ये तो याद नहीं रख सकते, ये याद रखना जरूरी भी नहीं है, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि कौन सा लोकेशन स्ट्रेटेजिकली कहाँ पे है। ठीक है, इतना तो समझना चाहिए। जैसे एक ये हो गया, एक चिलिका लेक याद रख सकते हैं हम लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है, इट्स इन ओडिशा। भितरकनिका मैनग्रोव्स, इट्स ऑल्सो इन ओडिशा। और कुछ पॉइंट्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग बात करेंगे अभी। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे आगे वाले स्लाइड्स में। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है, एक सूर सरोवर भी याद रख सकते हैं, इट्स इन उत्तर प्रदेश। उलर लेक, ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। नाउ अब आप इसमें से देख सकते हो आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे, लेकिन मैंने जो बताया वो हाईली इंपॉर्टेंट है, उसको आपको याद रखना होगा। लोनार लेक आप याद रख सकते हो, लोकटक लेक इन मणिपुर आप इसको याद रख सकते हो। ये बहुत सारी चीजों को लेके फेमस है, लेकिन यहाँ पे एक चीज कंसिडर करना है कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं वेटलैंड्स और रामसर कन्वेंशन का। तो आपको जो जो पॉइंट मैंने बता दिया इसको तो याद रखना है, बट आप एक नजर से आप पूरे 42 साइट्स को देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रामसर कन्वेंशन को लेकर के, ये हम लोग समझते हैं, जो कि एमसीक्यू के टर्म में आ सकता है किसी भी एग्जाम में। तो रामसर साइट्स क्या है ये तो पता चल गया। एनी वेटलैंड साइट्स व्हिच हैव बीन लिस्टेड अंडर रामसर कन्वेंशन दैट एम्स टू कंजर्व इट एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज of its natural resources called Ramsar sites. Already I have discussed about Ramsar site and Ramsar convention. This is also discussed. Now, is India a part of Ramsar convention? Yes, India is a part of Ramsar convention. India signed it on the 1st of Feb in 1982. You can remember this point also. How many Ramsar sites in India? As of now, there are 42 Ramsar sites in India. The next point is that which is the largest Ramsar site of India? ये important point है, आपको इसको याद रखना होगा। The largest Ramsar site in India is Sundarbans, in the largest Ramsar site in India, Sundarban in West Bengal. Okay, तो आपको ये याद रखना होगा। Which is the first Ramsar site in India? किसको first consider किया गया, डाला गया रामसर साइट के लिस्ट में, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, इस चिलिका लेक इन ओडिशा।
केलाडो नेशनल पार्क इन राजस्थान वेर रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट रामसर साइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू में आप समझ सकते हो कि ये डाल इजिली से फ्रेम आउट किया जा सकता है। Which Indian state has the most number of Ramsar site? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी has the most important number of Ramsar site in India. It has 8 wetlands. Which is the smallest wetlands in India? Renuka wetland in Himachal Pradesh is the smallest wetlands in India. These are very important point which you should remember for any exam, if you are preparing for any exam for like UPSC or anything. Now, तो आप ये भी मैंने उसी गवर्नमेंट की वेबसाइट से उठाया, आप ये देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे। बिहार में भी एक आ गया कबरतल वेटलैंड्स, जो कि बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है, ये रिसेंटली एडेड किया गया है। तो आप ये चीजों को तो ध्यान रखना ही होगा। तो इतनी चीजें थी, और रिसेंटली एडेड को जरूर याद रख लीजिएगा, एक बार आप गूगल करके देख सकते हैं रिसेंटली एडेड वेटलैंड साइट्स। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और साथ में ये बहुत उनकी नजर में ये बहुत ही ज्यादा वो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो आप याद रख सकते हो। तो इतना ही था रामसर कन्वेंशन के बारे में, वेटलैंड्स के बारे में। थैंक यू सो मच।